अपने 2 लेक्चर हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो हो चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर है वो अटेंड करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंतर्गत पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, उसके दौरान इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं। साथ ही हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से सब्सटेंस मुक्त होंगे, क्या क्या प्रोडक्ट है वो बनेगा। ये सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो हम लास्ट लेक्चर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो गाइस आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी उसका मात्रात्मक विश्लेषण करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत अपघटन है, उसके दौरान इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनकी मात्राएं हैं वो होंगी क्या। ये सब हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर, ये सब सीखने वाले हैं हम आज के लेक्चर के अंदर। तो गाइस जो इसके लिए हमको कुछ एक बेसिक्स है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी कैलकुलेशन के लिए, यदि आपको पूछ लिया गया कि जो कैथोड है या फिर एनोड है उसके ऊपर कोई जो भी पदार्थ उत्पाद है वो बन रहा है उसकी मात्रा कितनी है, उसका आयतन कितना है, उसके अंदर मोल है उसके वो कितने हैं, तो ये सब पता करना है। तो इसके लिए हमको कुछ एक बेसिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो बेसिक क्या है, नंबर 1 इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी मोल अवधारणा की। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मोल अवधारणा की। मोल अवधारणा हमको क्या कहती है कि एक मोल का मतलब है क्या। एक मोल अगर कोई पदार्थ है तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर कितनी इकाइयां होंगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर उसके अंदर इकाइयां होंगी। क्लियर क्लियर, मतलब एक मोल अगर आयन है तो इतने आयन 6.02 × 10⁻23 आयन हो जाएंगे। एक मोल अणु इतने अणु, एक मोल परमाणु इतने परमाणु, एक मोल इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी चीज एक मोल का मतलब एक मोल का द्रव्यमान कितना, अगर कोई अणु है तो उसके अणु भार के बराबर, अणु है तो उसके अणु भार के बराबर, कोई परमाणु है तो उसके परमाणु भार के बराबर। ठीक है, क्लियर। दूसरा एक मोल का और मतलब क्या, अगर हमको आयतन के रूप में पूछा गया है तो एक मोल का मतलब 22.4 लीटर उसका आयतन एनटीपी पर। क्लियर। दूसरी चीज की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो है तुल्यांकी भार। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ई। गाइस हम छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि तुल्यांकी भार बराबर होता क्या है, क्या होता है उसका, अगर कोई अणु है तो उसका अणु भार मोलर मास बटा एन फैक्टर, क्या एन फैक्टर। ठीक है, अगर परमाणु है तो उस स्थिति में हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास उसका परमाणु भार। ठीक है, तो यहां पे एन फैक्टर क्या है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, तुल्यांकी भार। बार बार हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए सीधा सा फंडा क्या है आपके पास, अगर कोई अणु है तो उसका अणु भार, अगर कोई परमाणु है तो उसका परमाणु भार। इसमें भार किसका देना है, एन फैक्टर का। किसका भाग देना है, एन फैक्टर का। ठीक है, ये एन फैक्टर क्या है, ये संयोजकता गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, संयोजकता गुणांक बोलते हैं। ये क्या है, एन फैक्टर। एन फैक्टर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो भी सवाल हम हल करने वाले हैं उनमें एन फैक्टर है वो क्या होने वाला है, उन जो भी आयन है उसके ऊपर होने वाला आवेश या फिर किसी रिएक्शन के दौरान जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है वो सारा क्या रहेगा, एन फैक्टर। क्लियर। कुछ एक एन फैक्टर की हम बात करते हैं, जैसे आपको पूछ लिया K+ पोटेशियम आयन कितना एन फैक्टर, कितना चार्ज 1, तो 1। Na+ कितना चार्ज 1, इसका कितना हो गया 1। कैल्शियम+2 कितना चार्ज 2, तो एन फैक्टर भी कितना 2। अगर आपको पूछ लिया Al+3 कितना चार्ज 3, तो एन फैक्टर कितना 3। ठीक है, आपको बोल दिया O2, O2 का एन फैक्टर कितना होगा। अगर बोल दिया आपको पूछ लिया कि ऑक्सीजन गैस कहीं पे मुक्त हो रही है किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसके लिए अगर आपको एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एन फैक्टर इसका कितना होगा, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना 2, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज 4, यानी इसके लिए एन फैक्टर का मान कितना 4, यानी उसके जो अणु भार है उसके अंदर हम कितना किसका भाग देंगे 4 का। ठीक है, आपको बोल दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एन फैक्टर कितना, एक हाइड्रोजन पे चार्ज 1, 2 पे कितना 2। इसी प्रकार अगर पूछ लिया Cl2 का, तो Cl2 का कितना रहेगा 2, क्योंकि एक क्लोरीन के ऊपर -2 के ऊपर 2। तो गाइस क्लियर हो गया, वो एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर की सहायता से हम निकालेंगे कैसे ई का मान, कैसे निकालेंगे, सीधा सा बात है। देखें E = अगर आपको निकालना हो किसका, Na का, ठीक है, तो Na का जो आपका परमाणु भार है वो कितना 23 बटा एन फैक्टर कितना
एक ये इसका क्या हो गया तुल्यांक की बात। दूसरा, अगर आपको बोल दिया कैल्शियम +2, कैल्शियम का जो आपका परमाणु भार है वो लिखें 40, इसका जो आपका एन फैक्टर लिखें 2, कितना आया 20। अगर आपको बोल दिया एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम का जो आपका परमाणु भार है वो कितना होता है 27, तो 27 बटा कितना आएगा 3, इसका एन फैक्टर कितना 3, यानी इसका जो आपका तुल्यांक भार है वो कितना हो गया 9। तो गाइस ये बेसिक्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, ठीक है। तो गाइस आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम, ठीक है। उसके बाद में उससे संबंधित कुछ एक सवाल करेंगे। तो फैराडे ने क्या किया था, जो विद्युत अपघटन की परिघटना होती है उसके दौरान जो मुक्त होने वाली मात्राएं हैं उनको किससे संबंधित किया, उसके अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश के से, ठीक है। तो जो फैराडे का विद्युत अपघटन है उसका पहला नियम है वो क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम हमको क्या कहता है कि किसी भी विद्युत अपघटन के दौरान जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर मुक्त होने वाली मात्राएं प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती हैं। क्लियर। जैसे कोई विद्युत अपघट्य है, उसका विद्युत अपघटन किया तो उसके दौरान मुक्त होने वाली मात्रा यदि क्या है W, और उसके अंदर प्रवाहित आवेश क्या है Q, किसमें कूलाम में, ठीक है। तो फैराडे का प्रथम नियम हमको क्या कहता है, W समानुपाती Q। यहां पे Q है वो कूलाम में आवेश है, किसमें कूलाम में आवेश जो विद्युत अपघटन के दौरान प्रवाहित होता है वो, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ZQ। यहां पे समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा एक कांस्टेंट। इसको Z को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आगे होगी बात यहां तक समझ में। वापस देखें, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें यानी विद्युत अपघटन की परिघटना हो तो उस दौरान इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मुक्त होने वाली मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है कूलाम में, ठीक है। क्लियर। तो Z है वो क्या है, अगर हमको इसको डिफाइन करना पड़े तो कैसे करेंगे, Z इज इक्वल टू W बटा Q, ठीक है। Q हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। अगर अब यहां पे Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, देन क्या होगा Z इज इक्वल टू W, क्योंकि Q की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो क्या बच जाएगा Z बराबर W। तो हम इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, क्या प्रवाहित किया जाए 1 कूलाम आवेश है वो प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाली मात्रा है वही क्या किसके बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। आगे की बात समझ में। वापस देखें, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया गया तो जो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, ठीक है। अब आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सोडियम के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कीजिए, ठीक है। अगर पोटेशियम के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कीजिए, तो कैसे करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हमको काम में लेना है। वहां पे क्या हमको 1 कूलाम आवेश है उसको प्रवाहित करेंगे तो मुक्त होने वाली मात्रा है वो हमको निकालनी है, वही किसके बराबर होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, जैसे आपको पूछ लिया ZNa+ ज्ञात करें सोडियम आयन के लिए या सोडियम के लिए आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। तो अगर सोडियम है उस वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, सोडियम का अपचयन वो किस प्रकार से होता है Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इन Na इस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी स्टोइकियोमेट्री, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री हमको क्या कहती है कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो जो मुक्त होने वाली मात्रा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करे हमने तो मुक्त होने वाली मात्रा किसके बराबर है, किसके बराबर है 1 मोल का मतलब हमने शुरुआत में बात की थी, इसका मतलब क्या उसका परमाणु भार कितना 23, कितने मुक्त होगी। क्लियर कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हमने प्रोवाइड किए तो 1 मोल सोडियम अणु सोडियम परमाणु बने। 1 मोल सोडियम परमाणु का मतलब 23 ग्राम,
ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने बात की थी 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, शुरुआत में हमने बात की थी, ठीक है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होगा, वो कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स में आवेश कितना होगा, एक पे इतना, इतने पे कितना रहेगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 गुलाम। अगर गाइस इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 96,487 गुलाम, कितना आता है, 96,487 गुलाम। लेकिन हम कैलकुलेटिव बेसिस पे क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको इक्वल टू कितने लिखते हैं, लगभग 96,500 गुलाम, ठीक है, केमिकल एनालिसिस में, ठीक है। आगे बात समझ में, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके अंदर कितना आवेश, 96,500 कूलम। आप याद कर सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 96,500 कूलम। ये 1 फेराडे भी बोल सकते हैं, इसको 1 फेराडे भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 फेराडे का मतलब भी क्या है, 96,500, तो 96,500 कूलम है, इसके ऊपर आवेश कितना रहेगा, 1 मोल के ऊपर, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए, इसका मतलब 23 ग्राम मुक्त हुआ, यानी 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित किया तो कितना हुआ, 23 ग्राम। तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कितना होगा, 23 बटा 96,501। क्लियर, कोई दिक्कत, तो यही इसका क्या आ गया। अब देखो 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया तो मुक्त होने वाली मात्रा कितनी है, इतनी, ठीक है। वही इसका क्या आ गया, जेड, क्या आ गया, जेड, यानी जेड एन ए इज इक्वल टू 23 बट्टा 96,500 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि आपको पूछ लिया कि जो आपका पोटेशियम है, इसके लिए जेड का मान निकालो, तो सेम वही मेथड रहेगी, उसके लिए भी एक ही रहेगा, कैसे, के प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इन के, ठीक है। तो वही स्थिति रहेगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे 23 की जगह क्या जाएगा, पोटेशियम का कितना होता है, 39, 96,500 कूलम मतलब 39, तो 1 कूलम के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39, बाकी एज इट इज। आगे की बात समझ में, अगर आपको बोल दिया कि कैल्शियम के लिए निकालें, किसके लिए निकालें, कैल्शियम के लिए निकालें, तो कैल्शियम है, इसका अपचयन होगा वो किस प्रकार से होगा, +2 इलेक्ट्रॉन चेंज इन के Ca। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो किस प्रकार से होगा, इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो देखें यहां पे जो देखें 1 मोल कैल्शियम परमाणु यानी 40 ग्राम कैल्शियम है, ये बन रहा है कब, यदि 2 मोल इलेक्ट्रॉन हम प्रवाहित करें तब। 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम, तो 2 मोल पे कितना होगा, इतना, इज इक्वल किसके कितना मुक्त होगा, 40 ग्राम, और यदि 1 कूलम प्रवाहित करेंगे कितना आ जाएगा, 40 बट्टा 2 इंटू 96,500, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी सोडियम के लिए देखें तो 1, यहां के लिए देखें तो 2, ऊपर क्या आ रहा है, मोलर मास, क्या आ रहा है, मोलर मास, नीचे क्या आ रहा है, 96,500 जो आवेश है वो, और साथ में एन फैक्टर, ये क्या है, एन फैक्टर, एन फैक्टर की हमने बात की थी ना, एन फैक्टर क्या होता है, कोई भी अगर आयन है तो उसके ऊपर उपस्थित आवेश या इलेक्ट्रॉन्स का जितना मूवमेंट हो रहा है वो, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू अणुभार, अणुभार को हम कैसे लिख लें, m से बट्टा n फैक्टर इनटू कितना आ गया, 96,500। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, अब आगे देखते हैं। अगर z की यह वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर दूं, इसमें इस वाली समीकरण नंबर इसको 1 बोल देते हैं इसमें, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z की जगह क्या लिखेंगे, m बटा l फैक्टर इंटू 96,500 इंटू q, ठीक है, ठीक है। m बटा n है, n फैक्टर है वो किसके बराबर है, e, तुल्यांकी भार, हमने शुरुआत में बात की थी n फैक्टर
तो W बराबर लिख सकते हैं E बट्टा 96,500 इंटू Q। और छोटी कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, यानी Q इज इक्वल टू क्या आता है IT। यही वैल्यू अगर यहाँ पे पुट अप कर दी तो E बटा 96,500 इंटू IT, W इज इक्वल टू, ठीक है। आगे भी बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई सवाल आ गया कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर, यहाँ पे I किस में है? एम्पियर में, T किस में है? समय है, वो है सेकंड में, ठीक है। यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर धारा, कितनी? 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की गई, ठीक है। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की गई, तो जो मुक्त होने वाली मात्रा है वो किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? देखें, W इज इक्वल टू E बट्टा 96,500, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? Z। किसके बराबर होगी? Z के बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है? E बट्टा 96,500 यही तो है। M बट्टा N फैक्टर किसके बराबर है? Z के बराबर, ठीक है। W किसके बराबर होगी? Z। तो हम Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे मुक्त होने वाली मात्रा है वो किसके बराबर होती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, ठीक है। गाइस, अगर हम नेक्स्ट देखें समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण नंबर 2 से देखें, अगर M मैं कहां पे लेके आता हूं? इधर वाली साइड, ठीक है। अगर M मैं इधर वाली साइड लेके आता हूं तो किस प्रकार से होगा? देखें, अगर M मैं इधर लेके आ गया तो देखें W बट्टा M इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बट्टा N फैक्टर इंटू 96,500, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q की बराबर क्या? IT बट्टा N फैक्टर इंटू 96,500। गाइस, W बट्टा M, W क्या है? ग्राम में किसी पदार्थ है जो इलेक्ट्रोड में मुक्त होगा उसकी मात्रा बटा उसका ये क्या है? उसका अगर अणु है तो अणुभार और परमाणु है तो परमाणु भार। तो ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार या परमाणु भार किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स के, N। गाइस, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको पूछ ले तो आप सीधा सा फॉर्मूला ये काम में भी ले सकते हैं, क्लियर? यानी N है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N फैक्टर, N फैक्टर के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है। N फैक्टर का मान जितना अधिक होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? मुक्त होने वाले कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपको बोल दिया N एथोड, नंबर ऑफ मोल्स जो कैथोड के पर हैं और एनोड पे पदार्थ मुक्त होंगे उनके मोलों की संख्या आपको पूछ ली, तो कैसे निकालेंगे? सीधा सा फॉर्मूला है, यहाँ पे N A अनुपात NC इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बट्टा NF, जो A होगा वो 1 बट्टा NF जो C होगा वो, यानी उल्टा हो जाएगा, NF जो आपका C कैथोड पे है वो बट्टा एनोड। तो कैथोड और एनोड पे नंबर ऑफ मोल्स का अनुपात पूछ लिया तो आप सीधा का सीधा उनके जो आपको पता है N फैक्टर तो उस आधार पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये तो था अपना एक नॉर्मल सा व्यू कि हमको कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो हमको काम में लेने पड़ेंगे जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें। तो कौन कौन से काम में लेने पड़ेंगे? सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। अगर आपको पूछ लिया विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने के ऊपर जो मुक्त होने वाली मात्रा है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सीधा सा स्टोइकियोमेट्री से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक सीधा सा फॉर्मूला भी हमने बनाया था, Z बराबर M यानी मोलर मास बटा N फैक्टर इनटू 96,500। ये फॉर्मूला काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं पता है तो आप सीधा का सीधा ये याद रख लो, E बटा 96,500, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। N Z का मान निकालना हो। दूसरी बात, अगर ग्राम में मात्रा निकालनी हो तो सीधा सा फॉर्मूला, अगर एम्पियर में मान दिया हुआ प्रवाहित आ रहा है वो दी हुई है समय तो वो सेकंड में लेना है, वो इस प्रकार से काम में ले सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल आप ग्राम में मात्रा निकाल के भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इस वाला फॉर्मूला उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम 1-2 सवाल,
ठीक है। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में कोई विद्युत अपघट्य है CuSO4, जैसे सवाल क्या है, CuSO4 के विलयन में 48,250 कूलाम धारा जिसकी दक्षता एफिशिएंसी 80% है, कितनी है 80%। तो CuSO4 के विलयन में यदि 48,250 कूलाम धारा जिसकी दक्षता 80% है प्रवाहित की गई कितने मिनट तक, 15 मिनट तक, 15 मिनट तक प्रवाहित की गई, कितने मिनट तक, 15 मिनट तक प्रवाहित की गई। तो विसर्जित जो आपके होंगे कॉपर, उसकी आपको मात्रा निकालनी है। तो सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, W कॉपर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपना, क्या फॉर्मूला है, E बटा 96,500, कूलाम में ही मात्रा दी हुई है तो आप सीधा Q लिख सकते हैं, ठीक है। WCU का मान आपको निकालना है, ठीक है। Q का मान आपको दिया हुआ है लेकिन इसकी दक्षता कितनी दी हुई है, 80%, ठीक है। तो Q की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 48,250 का 80% होगा वो, ये तो आपकी आगे जो एफिशिएंट जो आपकी करंट है वो। Q की जगह आप ये रखेंगे, E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E तुल्यांक की बात, M बटा क्या, N फैक्टर, M का मान कितना होता है 63.5, कॉपर का कितना होता है 63.5, N फैक्टर कितना होता है कॉपर के लिए डिग्री आपने देखी भी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, क्या होता है कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 का मूवमेंट, चार्ज कितना है 2, यानी N फैक्टर का मान कितना 2, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे पुट अप करते हैं, W कॉपर है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, सॉरी E की वैल्यू रखेंगे पहले 63.5 बटा 2, Q की वैल्यू 48,250 इंटू 80 बटा में 100, साथ में यहां पे N फैक्टर का मान हमने रख दिया 96,500, इसका भाग इसमें 2 बार, ठीक है, इसका भाग 4 को इससे डिवाइड कर देंगे 20 का भाग इसमें 5 बार, यानी 63.5 बटा 5, तो 12.7 ग्राम इतनी मुक्त होगी। आगे कोई बात समझ, ठीक। 3 फेरेड धारा AlCl3 के विलयन में प्रवाहित की जाए तो यह धारा कितने परमाणु एल्यूमिनियम के निक्षेपित करेगी। वापस देखें सवाल कि 3 फेरेड धारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसके विलयन में प्रवाहित की गई तो कैथोड पर जो परमाणु बनेंगे एल्यूमिनियम के वो कितने होंगे। तो देखते हैं सवाल, अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू क्या, E बटा 96,500 इंटू Q, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए E का मान क्या होगा, E बराबर इसका एटॉमिक वेट अपॉन N फैक्टर, एटॉमिक वेट इसका कितना होता है 27 बटा इसका जो फैक्टर है वो कितना होगा, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है +3, यानी कितना होगा 3, यानी कितने हो गए 9। तो E की वैल्यू हमने कितनी रख दी 9, Q की वैल्यू हमने कितनी रख दी, दिया हुआ है 3 फेरेड, ठीक है। तो 3 फेरेड है वो किसके बराबर होगा, 3 फेरेड को कूलाम में लिखेंगे तो 1 फेरेड बराबर कितना 96,500, तो 3 उसके कितना हो जाएगा इतना फेरेड, ठीक है। तो इसका मान रख दिया 3 इंटू 96,500 कूलाम, कितना होगा कूलाम, ठीक है, अपॉन 96,500, 96,500 से 96,500 कट जाएंगे यानी 27 ग्राम, ठीक है। इतनी मात्रा है वो मुक्त होगी, ठीक है। अब तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बटा इसका परमाणु भार, ग्राम में मात्रा कितनी है 27, इसका परमाणु भार कितना 27 यानी 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स बराबर 1। अब आप पूछें एल्यूमिनियम के कितने परमाणु मुक्त होंगे, तो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होंगे उदाहरण संख्या के बराबर, यानी 6.022 into 10⁻23 एटम है वो निक्षेपित होंगे। नेक्स्ट सवाल अपना है कि रासायनिक तुल्यांक की इकाई Z की इकाई है वो क्या होती है। तो Z एकदम सिंपल वे में हम लेते हैं W इज इक्वल टू ZQ, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा W अपॉन Q, W है इसकी इकाई क्या होती है ग्राम, Q की इकाई क्या होती है कूलाम, तो इसकी इकाई क्या है ग्राम पर कूलाम या कूलाम इनवर्स। क्लियर
कि 1 फेरेड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्रा है वो किसके बराबर होगी। ठीक है, वी नो दैट W इज इक्वल टू ZQ। तो यही फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, W बराबर ZQ। यहाँ पे Q का मान कितना दिया हुआ है, 1 फेरेड। 1 फेरेड यानी 96,500 कूलम। यही वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। W इज इक्वल टू Z की जगह लिख सकते हैं E बटा 96,500। इसका मान रख दिया है 96,500 यानी किसके बराबर होगी, E के। यानी 1 फेरेड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर किसी पदार्थ की निक्षेपित मात्रा है वो इसके तुल्यांकी भार के बराबर। CuSO4 के विद्युत अपघटन के दौरान यदि 1.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई तो निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, W इज इक्वल टू E बटा 96,500। अब एम्पियर में दी हुई है तो हमको एम्पियर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, EIT अपॉन 96,500। अब कॉपर है उसके लिए E का मान क्या होगा, E होगा कॉपर के लिए वो क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट बटा इसके लिए जो n फैक्टर है वो m का मान हमने रख दिया, जो इसका मोलर द्रव्यमान है वो है 63.5। और इसके लिए जो n फैक्टर है उसका मान कितना होगा, कॉपर के ऊपर चार्ज कितना होता है, कॉपर प्लस 2 यानी प्लस 2 होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। E की वैल्यू हमने क्या रख दी 63.5 बटा 2। ठीक है, और बटा में क्या है 96,500। I का मान अपने को क्या दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, ये भी हमने लिख दिया 1.5 एम्पियर। T की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 10 मिनट, लेकिन हमने पढ़ा था कि ये वैल्यू हमको T की किस में रखनी है, सेकंड में। इसको कैसे लिखेंगे 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकंड, ये लिखेंगे तो इनटू 600। क्लियर। अब अगर इसको हल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल करते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 0.29। अगला सवाल अपना है, CuSO4 के विद्युत अपघटन के दौरान यदि 1.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई तो निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, W इज इक्वल टू E बटा 96,500। अब एम्पियर में दी हुई है तो हमको एम्पियर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, EIT अपॉन 96,500। अब कॉपर है उसके लिए E का मान क्या होगा, E होगा कॉपर के लिए वो क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट बटा इसके लिए जो n फैक्टर है वो m का मान हमने रख दिया, जो इसका मोलर द्रव्यमान है वो है 63.5। और इसके लिए जो n फैक्टर है उसका मान कितना होगा, कॉपर के ऊपर चार्ज कितना होता है, कॉपर प्लस 2 यानी प्लस 2 होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। E की वैल्यू हमने क्या रख दी 63.5 बटा 2। ठीक है, और बटा में क्या है 96,500। I का मान अपने को क्या दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, ये भी हमने लिख दिया 1.5 एम्पियर। T की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 10 मिनट, लेकिन हमने पढ़ा था कि ये वैल्यू हमको T की किस में रखनी है, सेकंड में। इसको कैसे लिखेंगे 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकंड, ये लिखेंगे तो इनटू 600। क्लियर। अब अगर इसको हल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल करते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 0.2